नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति को लेकर नई जानकारी अब सामने आ रही है। ज्योति ने दानिश के साथ चैट को डिलीट किया था। चैट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था। चैट में ब्लैकआउट फेज का भी जिक्र था। अफगान बॉर्डर तक ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री अब तक मिल चुकी है। आईएसआई के एक एजेंट के साथ भी ज्योति ने जो बातचीत की उसे डिलीट किया। डिजिटल एसेट की तरह उसका इस्तेमाल किया जा रहा था आईएसआई द्वारा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान हाई कमीशन के एक ऑफिसर के साथ जो बातचीत की उस चैट को ज्योति ने डिलीट कर दिया। और ज्योति मेहरोत्रा पर सूत्रों के हवाले से एक और नई जानकारी सामने आई है। ज्योति और आईएसआई के अफसर अली हसन के बीच भी चैटिंग हुई। अली हसन ने ज्योति से कोड वर्ड में बात की थी। हसन ने पूछा, अटारी में प्रोटोकॉल किसको मिला? अटारी पर मुलाकात को लेकर ज्योति से सवाल किए गए थे। इस चैट में यह भी पता चला है। तो ज्योति मेहरोत्रा को लेकर अब नई जानकारी सामने आ रही है। पूछताछ में इस वक्त जो नई जानकारियां हासिल हुई हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अटारी पर मुलाकात को लेकर ज्योति से सवाल किए गए थे। आईएसआई के अधिकारी अली हसन के साथ भी उसकी चैट होती थी, अब यह पता चला है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है? जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं नई जानकारियां ज्योति मेहरोत्रा के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर सामने आ रही। जी बिल्कुल, देखिए दो चीज़ नई सामने आई है। सबसे पहली दानिश के साथ जो उसकी बातचीत हुई। दरअसल जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उस दौरान दानिश की बाकायदा बातचीत हुई ज्योति मल्होत्रा से, और उसके बाद जो ब्लैकआउट फेज था उस दौरान भी दोनों की बातचीत हुई। और ये दोनों बाकायदा इन दोनों ने आपस में चैट किया था, लेकिन वो चैट जो है वो डिलीट पाया गया है। तो उसको लेकर अब ज्योति के जो 3 मोबाइल फ़ोन है और एक लैपटॉप है उसको सीज कर लिया गया है और उसको फिलहाल डेटा रिकवरी के लिए FSL के पास भेजा गया है। हालांकि ज्योति से जब पूछताछ की गई तो ज्योति ने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया कि आखिरकार दानिश से वो किस बारे में बात कर रही थी। उसने सवालों को घुमाने की कोशिश की, लेकिन अब जो पूरी जांच है वो FSL रिपोर्ट पर टिकी हुई है। अब देखना हो क्या डेटा रिट्रीव हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर होता है तो उसके बाद पूरी बातचीत का खुलासा हो पाएगा। दूसरा, अली हसन जो कि ISI में एक अधिकारी है, उससे लगातार जो ज्योति मल्होत्रा थी वो संपर्क में थी। और जिस वक्त ज्योति अटारी बॉर्डर पर गई थी उस दौरान दोनों के बीच में सिग्नल ऐप के जरिए चैट हुई थी। और उस चैट के अंदर साफ तौर पर कोडवर्ड्स में पूछा गया था कि क्या प्रोटोकॉल ज्योति को मिला है नहीं। यहाँ पर प्रोटोकॉल जो है समीर, वो दरअसल अंडरकवर एजेंट के लिए बोला गया था। कि क्या अंडरकवर एजेंट उससे मिला था या नहीं मिला था। तो इस बारे में उससे पूछताछ की बातचीत की गई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो कोडवर्ड्स में बातचीत हुई अली हसन के साथ, उसको लेकर ज्योति से पूछताछ की गई, उसके बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा जो 2 चैट उसने दानिश के साथ डिलीट किए हैं उसके बारे में भी ज्योति के बयान दर्ज किए गए हैं। हालांकि कल ज्योति की रिमांड खत्म हो रही है। कल उसे एक बार फिर पानीपत कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोशिश होगी हरियाणा पुलिस की कि उसको फिर से रिमांड पर लेकर जो अभी तक सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं वो उससे आगे पूछताछ में लिए जा सकें। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। यानी पाक हाई कमीशन के अफसर दानिश के साथ साथ ISI के अधिकारी से भी ज्योति की बातचीत होती थी और कई चैट्स ऐसी हैं जिन्हें ज्योति ने बाद में डिलीट किया है, यह भी पता चला है। और इसी के साथ ही इसमें और जानकारी ये मिल रही है कि पाकिस्तान के लिए जासूस के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखती है। ये रिपोर्ट आप देखिए। ज्योति मल्होत्रा को लेकर जो अहम जानकारी सामने आई है उससे यह पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान और चीन के साथ साथ बांग्लादेश से भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल ज्योति मल्होत्रा बांग्लादेशी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहती थी। अप्लाई करने का एक फॉर्म भी सामने आया है। टीवी 9 भारतवर्ष आपको उस फॉर्म की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। हालांकि इस फॉर्म में तारीख नहीं है कि कब वो बांग्लादेश हाई कमीशन में वीजा के लिए आवेदन कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से ये डिटेल भरे गए हैं उससे जांच एजेंसियां अंदाजा लगा रही हैं कि यह हाल ही में भरा गया था। इस बात की पूरी संभावना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही इसे भरा गया हो। हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों को यह अहम जानकारी मिली है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान और चीन के साथ साथ बांग्लादेश से भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में थी। हो सकता है कि बांग्लादेश में ट्रैवल ब्लॉग बनाने के नाम पर उसने वहां उन लोगों से मीटिंग करने का प्लान बनाया हो जो हाल के दिनों में भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं।
ज्योति मल्होत्रा की एक डायरी पुलिस के हाथ लगी है। उम्मीद है कि इस डायरी से पुलिस को कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक के बाद एक कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। कभी उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से तो कभी उसकी ट्रैवल हिस्ट्री से। इस बीच पुलिस को ज्योति मल्होत्रा की एक डायरी हाथ लगी है। ज्योति की डायरी से पुलिस को कई जानकारियां मिली हैं। ज्योति की डायरी के मुताबिक जब वो बाहर जाती थी तो डायरी में मन की बात का जिक्र करती थी। वहीं जब किसी टूर पर जाती थी तो अपने पिता से दिल्ली जाने की बात कहती थी। ज्योति अपने पास हमेशा डायरी रखती थी। देश विदेश की यात्राओं में वो अपने मन की बात नोट करती थी। लेकिन ज्योति की डायरी में एक ऐसी बात लिखी गई है जिसने पुलिस का ध्यान खींचा है। ज्योति मल्होत्रा की डायरी में लिखा है आई लव यू। इसके अलावा डायरी में कुछ दवाइयों का भी जिक्र है। साथ ही डायरी में यह भी लिखा है कि मैं जल्दी आऊंगी। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। फिर ज्योति को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद पुलिस को उसकी 5 दिनों की रिमांड मिली। पुलिस ने फिलहाल ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया है। साथ ही ट्रांजैक्शन, ट्रिप डिटेल और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग की जांच की जा रही है। और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यामीन मोहम्मद ने पूछताछ में पाकिस्तान को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। देखिए रिपोर्ट। जासूसी के आरोप में पंजाब के मलेरकोटला से गिरफ्तार किए गए यामीन मोहम्मद ने यह कबूल किया है कि वो 2 बार पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान के गुजरांवाला की यात्रा की थी। साथ ही उसने पूछताछ में यह भी कहा कि वो पाक उच्चायोग में वीजा डेस्क पर काम करने वाला दानिश को अच्छी तरह जानता था। दरअसल भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक जितने भी पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं, उनमें से कई का सीधे तौर पर पाकिस्तान की एम्बेसी से कनेक्शन सामने आया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एम्बेसी ने हाई कमीशन के नाम पर जासूसी की पूरी पाठशाला खोल रखी थी। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद से भारत में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके जासूसों में से ज्यादातर नई दिल्ली स्थित पंजाब एम्बेसी के संपर्क में आने के बाद बने। इनमें से कई लोगों को पाकिस्तानी वीजा आसानी से दिलवाने, पाक नागरिकता और पैसे का लालच दिया गया। साथ ही शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई है कि वीजा दिलाने के एवज में इन्हें कमीशन भी दिया जाता था। पाक उच्चायोग में वीजा डेस्क पर काम करने वाले दानिश ने यामीन को भी कमीशन दिया था। और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार गजाला का एक कबूलनामा सामने आया है, जिसमें उसने ये कहा है कि दानिश ने उसे शादी का ऑफर दिया था। जासूसी के आरोप में देश के अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। जासूसी कांड में पाकिस्तानी उच्चायोग में काम कर रहा दानिश नाम का शख्स सबसे अहम कड़ी है। उच्चायोग में वो वीजा डेस्क पर काम करता था। वीजा के लिए आए लोगों को किसी न किसी तरह वो इस कड़ी से जोड़ने का प्रयास करता था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार गजाला ने ये बात खुद जांच एजेंसियों को बताई है। पंजाब के मलेरकोटला की रहने वाली गजला को दानिश ने यामीन मोहम्मद से 20,000 रुपए दिलवाए थे। बता दें कि यामीन भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पाक एम्बेसी के कर्मचारी दानिश ने विधवा गजाला को शादी और प्यार के झांसे में फंसाया था और पैसों से भी उसकी मदद की थी। बदले में उससे पंजाब में सेना से जुड़ी अहम जानकारी मांगी गई थी। शुरुआती पूछताछ में गजाला ने स्वीकार किया है कि उसके परिवार के कुछ सदस्य लाहौर में रहते हैं। उसने बताया कि वो भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की तस्वीरें और दूसरी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर को भेजती थी। गजाला की गिरफ्तारी और उसके कबूलनामे से यह साफ होता है कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी के प्रयास लगातार जारी हैं। और ज्योति मल्होत्रा के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद किया है। इन सभी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिससे बड़ा सच सामने आ सकता है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस को शक है कि ज्योति ने अपने मोबाइल से दानिश और पाकिस्तान के अन्य अधिकारियों के साथ हुए कुछ चैट्स को डिलीट किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस चैट में ऐसा क्या था जो उसने डिलीट कर दी। मोबाइल फोन की जांच के बाद ही इस सवाल से पर्दा उठ पाएगा। ज्योति के पास से पुलिस को कुल 3 मोबाइल फोन मिले हैं और साथ ही 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। इन सभी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। फोरेंसिक टीम मोबाइल से डाटा रिकवर करने में लगी हुई है। पुलिस सूत्रों की माने तो ज्योति दानिश से नवंबर 2023 से मार्च 2025 तक संपर्क में थी। बता दें कि हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ज्योति पुलिस रिमांड पर है। कल यानी कि बुधवार को ज्योति की पुलिस रिमांड खत्म होगी। इसके बाद ज्योति को पुलिस अदालत में पेश करेगी। लगातार ज्योति से कई जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जिसमें अब तक कई अहम जानकारियां सामने भी आ चुकी हैं। पुलिस ज्योति के फंडिंग सोर्स का भी पता लगाने में जुटी हुई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक पोस्ट की जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। आखिर वो पोस्ट क्या है, देखिए।
ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल किया तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर राहुल गांधी और पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर की फोटो लगाकर सवाल किया है कि क्या राहुल गांधी पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने निशाने पाकिस्तान को लेकर बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की। निशाने पाकिस्तान इस देश के एक नेता को मिला अब तक, वो इन्हीं से संबंधित मोरारजी देसाई थे जो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, जनसंघ और सब मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाए थे। और लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर जाकर उनको बड़े बड़े तमगे देकर आए सेकुलर के, हो सकता है उनको भी मिल जाए। और एक और है नेता इस देश के जो बिना बुलाए वहां बर्थडे मनाने चले गए, बिरयानी खाने चले गए, हो सकता है उनको भी मिल जाए निशाने पाकिस्तान। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। दोनों दलों में पोस्टर वॉर शुरू हो गई। बीजेपी कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गया है। पोस्टर में यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि कौन पाकिस्तान के नजदीक है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर की फोटो छापी तो कांग्रेस ने पीएम मोदी और पूर्व पाक पीएम नवाज शरीफ की फोटो छापी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। ये वो लोग हैं जो लोग कि पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स की भूमिका में हैं, जो कभी देश की संसद पे सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े करते हैं, यहाँ तक कि संविधान पे सवाल खड़े कर देते हैं। और आज जो है वो हमारी सेना और हमारे सुरक्षा पर जो है वो सवाल और बवाल की जुगलबंदी में लगे हुए हैं। और उनको लगता है कि इस तरह के सवाल और बवाल की जो जुगलबंदी के ज़रिए वो कहीं पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पूरी तरह से धूल धूसरित हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के विजयनगर में कांग्रेस की समर्पण संकल्प रैली को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में पर्यटकों को पर्याप्त सुरक्षा देने में सरकार नाकाम रही। ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಗೂಬಿ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಹೀನರು ಇವತ್ತು ಚೈನಾದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ 22ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ। 22ಕ್ಕೆ ನಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋಣ। ದೇಶ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋದಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶ ಆಮೇಲೆ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बने डेलीगेशन में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान की जगह सांसद अभिषेक बैनर्जी शामिल होंगे। ममता बनर्जी के ऐतराज के बाद ये बदलाव हुआ है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इस बात से नाराज थी कि बिना उनकी पार्टी से सलाह किए केंद्र सरकार ने उन्हीं की पार्टी के सांसद यूसुफ पठान को डेलीगेशन में शामिल कर लिया। विवाद बढ़ने पर यूसुफ पठान ने अपना नाम वापस ले लिया। अब उनकी जगह टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी उस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे जो विदेश जाकर ऑपरेशन सिंदूर और पाक प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई से दुनिया को अवगत कराएगा। टीएमसी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि अध्यक्ष ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को आतंकवाद के खिलाफ गठित भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के लिए नामित किया है। यूसुफ पठान उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जिसके प्रमुख जनता दल यू के सांसद संजय झा थे। इस डेलीगेशन को इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जाकर पाकिस्तान की पोल खोलनी थी।
विवाद के बाद पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर से लोकसभा सांसद ने प्रतिनिधि मंडल से हटने का फैसला किया है। केंद्र ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया है, जिसमें 51 सांसद और राजनेता शामिल हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1 जुलाई को पहली बार आधिकारिक बातचीत होगी। इस दौरान मछुआरों सहित कई मुद्दों पर बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य दिखाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला आधिकारिक संपर्क अब 1 जुलाई को होगा। इस दिन दोनों देश अपने यहां जेलों में बंद लोगों और मछुआरों की लिस्ट एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। काउंसलर एक्सेस एग्रीमेंट 2008 के तहत दोनों देश एक दूसरे को अपनी अपनी जेलों में बंद कैदियों की जानकारी साझा करेंगे। दोनों देश एक दूसरे को समय समय पर ऐसी लिस्ट उपलब्ध करवाते हैं, जिससे उनकी जेलों में बंद अपने अपने नागरिकों को कानूनी सहायता मुहैया कराई जा सके। 14 मई 2025 तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में कुल 242 भारतीय नागरिक बंद हैं। वहां की जेलों में ज्यादातर भारतीय मछुआरे ही बंद हैं। वहां कैद में रहने को मजबूर 242 लोगों में से 193 भारतीय मछुआरे हैं, जबकि 49 आम भारतीय नागरिक हैं। 14 मई तक की जानकारी के मुताबिक भारतीय जेलों में पाकिस्तान के कुल 458 नागरिक बंद हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं। आतंकी हमले के बदले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पीओके के अलावा पाकिस्तान के अंदर कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भारत में खुलेआम बिक रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए खरीद फरोख्त हो रही है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। 22 अप्रैल की पहलगाम आतंकी वारदात के बाद एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तनाव के बीच 7 मई से पाकिस्तान से हर तरह के डिप्लोमेटिक और कारोबारी रिश्ते तोड़ दिए गए। लेकिन पाकिस्तान में बने प्रोडक्ट आज भी धड़ल्ले से भारतीय और विदेशी कमर्शियल शॉपिंग ऐप के जरिए भारत के कई राज्यों में बेचे जा रहे हैं। सुनिए जानकार इसको लेकर क्या कह रहे हैं। तो मैंने देखा कि अमेजॉन, जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है, वहाँ पे पाकिस्तान के कुछ क्रीम बेच रहे थे। तो मैंने क्यूरियोसिटी में उसको ऑर्डर किया, ये जानने के लिए कि भाई ये उसका इंपोर्ट कौन कर रहा है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है मैं देखूं। तो मैंने वहाँ से, और मीशो करके एक पोर्टल है, वहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर किया। मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि पाकिस्तान का प्रोडक्ट है कि नहीं है वो चेक करने के लिए। बट जब प्रोडक्ट हमारे पास आया तो मैंने देखा कि ना इसमें कोई कॉस्मेटिक लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, न इसमें कोई DGFT का IC कोड लिखा हुआ है, जो भारत नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। और शिकायतकर्ता ने मामले को ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी करार दिया है और इसकी जानकारी PMO, महाराष्ट्र के CMO, पुलिस कमिश्नर ऑफिस, कंज्यूमर कोर्ट सहित कई अलग डिपार्टमेंट को दी है। अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी की छात्र विंग को लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी की छात्र विंग का नाम एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स रखा गया है। दिल्ली में जिस तरह का काम हमने किया और जिस तरह की राजनीति हमने की, उसे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हम कहते हैं स्कूल बनने चाहिए, ये लोग कहते हैं अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए। हम कहते हैं लोगों को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। हमने शानदार स्कूल बनाए 10 साल में दिल्ली के अंदर, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। इनकी सरकार आई 3 महीने नहीं हुए अभी बीजेपी की सरकार आए हुए, इन्होंने सरकारी स्कूलों का वापस बेड़ा गर्क। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बच्चे लिख रहे हैं कि पेरेंट्स लिख रहे हैं SOSC के स्कूलों को बर्बाद करने, जो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के जो सबसे शानदार स्कूल होते थे उनको बर्बाद करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं है। वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसका हिस्सा नहीं है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। और कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि आज मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की बैठक में विजय शाह शामिल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद बीजेपी पर विजय शाह को मंत्री पद से हटाने का दबाव बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज इंदौर के लालबाग पैलेस परिसर के जीर्णोद्धार और उद्यान पुनर्विकास के कार्यक्रम के भूमि पूजन में शामिल हुए। इसके बाद मोहन यादव ने अपने मंत्रियों के साथ लालबाग पैलेस का मुआयना किया। इंदौर के राजबाड़ा में ही मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक की, लेकिन इसमें सवालों में घिरे मंत्री विजय शाह शामिल नहीं हुए। उन्हें कैबिनेट की बैठक का एजेंडा भी नहीं भेजा गया था। उनके कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, कभी कभी कैबिनेट में नहीं पहुंचना ये व्यक्तिगत कारण समय समय पर अलग अलग कैबिनेट में कोई किसी कारण से नहीं आया, किसी कारण से नहीं आया।
ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, इसके प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, हम सब प्रतिबद्ध हैं। इसके बारे में जो निर्णय आएगा उस पर सरकार बेहतर अपना काम करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विजय शाह मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। 3 सदस्यीय एसआईटी में आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और एसपी वाहिनी सिंह को शामिल किया गया है। एसआईटी को पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई तक सुप्रीम कोर्ट को देनी है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल की बहू ने उनके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने धमकी देने वाला एक वीडियो भी जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। ये गुहार है उन महिलाओं की जिन्हें मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह उर्फ हनी बघेल और उनके भाई से डर लग रहा है। आरोपी उन्हें बेसबॉल का बैट दिखा भी रहा है। वैसे तो ये मामला घरेलू है, क्योंकि आरोप किसी और ने नहीं बल्कि विधायक जी की बहू काम्या सिंह ने लगाए हैं। काम्या सिंह ने बघेल परिवार पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और एसिड अटैक की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि विधायक के भाई को किसी का डर नहीं है, क्योंकि वो दिन के उजाले में भी लोगों को धमकाने से बाज नहीं आ रहा है। काम्या सिंह बघेल की शिकायत के बाद भोपाल के महिला थाने में सुरेंद्र सिंह उर्फ हनी बघेल सहित परिवार के 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हनी बघेल मध्य प्रदेश के धार जिले की कुक्षी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। मुंबई में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मुंबई महानगर पालिका के अंदर कुल 53 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इन देशों में नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के बीच 3000 मरीज सामने आए, जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। मुंबई में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मुंबई महानगर पालिका के अस्पतालों में मरीजों के लिए विशेष बिस्तर और खास कमरों की व्यवस्था की गई। इस बार के संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे लगे कि नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलाव वाले हैं। हालांकि उनका यह मानना है कि लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अपना असर दिखा सकती है। अगर देखें तो कोविड को लेकर कई देशों की सरकारें अलर्ट पर हैं। चीन में बीमारियों की जांच करवाने जा रहे मरीजों में कोरोना वायरस पाए जाने के मामले दोगुने हो गए। वहीं थाईलैंड में 2 अलग अलग इलाकों में तेजी से कोविड केस बढ़ने के मामले आए हैं। और अगली खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से है। पुलिस ने 5 नक्सलियों को यहां से गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। ये तस्वीरें लाल आतंक के खिलाफ बड़ी सफलता की गवाही हैं। ये तस्वीरें अबुझमाड़ के घने जंगलों में नक्सलियों पर बड़े प्रहार की कहानी कह रही है। सीआरपीएफ और पुलिस को जानकारी मिली थी भामरागढ़ में करीब 50 से 60 नक्सली बड़े वारदात को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर C60 की 8 टीमें और सीआरपीएफ की कंपनी को इस मिशन पर लगाया गया। पुलिस ने जिन नक्सलियों को गिरफ्तार किया उन पर महाराष्ट्र सरकार ने 36 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। जिन 5 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक PPCM स्तर के माओवादी नेता भी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक ऑटोमेटिक SLR राइफल सहित 7 आधुनिक हथियार बरामद किए हैं। जनवरी 2022 से अब तक गढ़चिरौली में कुल 103 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने मार्च 2026 नक्सल मुक्त देश बनाने का ऐलान किया है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब हकीकत बनने की ओर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 300 किलोमीटर लंबा पुल तैयार हो चुका है। ये बड़ी कामयाबी गुजरात के सूरत के पास 40 मीटर लंबे बॉक्स गर्डर को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद हासिल हुई है। इस 300 किलोमीटर के स्ट्रक्चर में से 257 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ज्यादातर उपकरण भारत में ही बनाए गए हैं, जिससे साफ है कि भारत अब हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन रहा है। फुल स्पैन तकनीक से निर्माण की रफ्तार 10 गुना तक बढ़ गई है। अब तक इस प्रोजेक्ट में 383 किलोमीटर पियर्स, 401 किलोमीटर फाउंडेशन और 326 किलोमीटर गर्डर कास्टिंग पूरी हो चुकी है। इस बुलेट ट्रेन रूट पर कुल 12 स्टेशन बन रहे हैं और उन पर तेजी से काम जारी है। गुजरात में लगभग 157 किलोमीटर ट्रैक बेड भी बिछाया जा चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए खास डिपो भी बनाए जा रहे हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो अगले साल की शुरुआत में जापान के शिकासेन ट्रेन के कोच आ सकते हैं। अगस्त 2026 तक सूरत से बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती नजर आ सकती है।
सीआईएसएफ की महिला अधिकारी गीता समोटा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाली वो सीआईएसएफ की पहली ऑफिसर है। माउंट एवरेस्ट पर देश की बहादुर बेटी हाथों में तिरंगा लिए है। इस तस्वीर पर देश को गर्व है। ये तस्वीर देश की बहादुर बेटी के हौसले की उड़ान है। सीआईएसएफ की महिला अफसर गीता समोटा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर ली है। राजस्थान के छोटे से गांव से निकली गीता की सफलता की कहानी काफी दिलचस्प है। असीम सहन शक्ति, अदम्य साहस और अटूट संकल्प की मिसाल पेश करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महिला सब इंस्पेक्टर गीता समोटा ने 8,849 मीटर यानी कि 29,032 फीट ऊंचे माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई करके ये इतिहास रचा है। गीता जब माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंची तो वो पल केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि सीआईएसएफ की शक्ति और भारत के असीम साहस का प्रतीक बना। गीता को शुरू से ही खेलों में विशेष रुचि थी, मगर एक गंभीर चोट ने उनके खेल करियर को बीच रास्ते में ही रोक दिया। साल 2011 में गीता समोटा सीआईएसएफ में शामिल हुई। तमाम कठिनाइयों के बावजूद गीता ने अपने सपनों को नई उड़ान देते हुए माउंट एवरेस्ट तक का यह सफर तय किया। और भारत के फार्मा सेक्टर ने दुनिया में अपनी धाक जमा दी है। मोदी सरकार की पीएलआई और पीएम बीजेपी जैसी स्कीम ने फार्मा सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट दिया है। इसी का नतीजा है कि सेक्टर की ग्रोथ लगातार 10% के ऊपर बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। देश का फार्मा सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बढ़ती घरेलू और ग्लोबल मांग, साथ ही नए प्रोडक्ट के लॉन्च ने फार्मा सेक्टर को बूस्ट दिया है। सरकार की पीएलआई स्कीम से भी फार्मा सेक्टर की ग्रोथ को तेजी मिली है। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक अप्रैल 2025 में फार्मा सेक्टर ने साल दर साल 7.8% की ग्रोथ हासिल की है। भारत यूनिसेफ की वैक्सीन जरूरत का 55 से 60% पूरी करता है। 2023-24 में फार्मा सेक्टर का कुल टर्नओवर 4,17,345 करोड़ रहा। लगातार 5 साल से फार्मा सेक्टर की सालाना ग्रोथ 10% से अधिक बनी हुई है। पीएलआई स्कीम के तहत फार्मा सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए महंगी दवाओं का उत्पादन किया जा रहा है। एक अन्य पीएलआई स्कीम के तहत 6,940 करोड़ पेनिसिलिन जी जैसी दवाओं के लिए और 3,420 करोड़ मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए आवंटित किए गए हैं। 2023-24 में फार्मा सेक्टर में 12,822 करोड़ का विदेशी निवेश आया। फार्मा सेक्टर को सरकार के प्रोत्साहन से देश में सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकी हैं। फार्मा प्रोडक्शन में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बात को अलग अलग देशों में रखने के लिए विदेश जाने वाले सांसदों को ब्रीफिंग दी गई है। विदेश सचिव ने सांसदों को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देश सर्वोच्च, हम एकजुट हैं। विदेश सचिव ने बताया कि हमारे निशाने पर सिर्फ आतंकी ठिकाने थे और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना सतर्क और तैयार है, साथ ही आतंकवाद को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। विदेश सचिव ने इस तरह अपनी ब्रीफिंग में कुछ बड़ी बातें कही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। पीपल कोटी के पास मंगनी गदेरा उफान पर आ गया, जिससे बद्रीनाथ मार्ग पर कई गाड़ियां फंस गई। भारी बारिश के बाद पहाड़ से आए गाद और पानी ने किस कदर तबाही मचाई, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। उफान के बीच कई गाड़ियां फंसी देखी जा सकती हैं। लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल है, क्योंकि पिछले 2 साल से इस इलाके में बारिश के मौसम में लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर देखें तो मई के महीने में ही उत्तराखंड के चमोली जिले में मूसलाधार बारिश का खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। पीपल कोटी में हुई तेज बारिश से मंगनी गदेरा उफान पर है। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर कहीं बादल फटा हो। पहाड़ से आए मलबा, पत्थर और काला पानी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों को नदी नाले से दूर रहने की अपील की है। ट्रैफिक है वो सुचारू है, हालांकि पागल नाला में मलबा आने से ट्रैफिक जरूर बाधित हुआ है और वहाँ कार्यदायी संस्था मलबा हटाने का कार्य कर रही है। जल्दी ही उसको सुचारू कर लेंगे। और बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। सड़कों पर पानी भर गया है और कई घरों में भी पानी दाखिल हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है।
सड़कों से पानी हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है ताकि लोगों को जल भराव से परेशानी का सामना न करना पड़े। बोट की भी मदद ली जा रही है। कई इलाके में तो एसडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रेस्क्यू टीमें बोट, जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। मौसम विभाग ने आज भी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर देखें तो बेंगलुरु में पिछले 24 घंटों में 103 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बेंगलुरु में भारी बारिश के बीच जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 सालों में शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जिसका नतीजा बारिश के कहर के रूप में सामने आया है। कर्नाटक में अधिकतम कर बेंगलुरु से वसूला जाता है, लेकिन यहाँ बुनियादी ढांचे पर आवश्यक खर्च नहीं किया जा रहा है, जिसकी गवाही बदहाली की तस्वीरें दे रही हैं।